हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली कोविड-19 के इस दौर पे आप सभी लोग अच्छे होंगे और गवर्नमेंट की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। तो आज हम केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइट का अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट को। आज हम डिस्कस करेंगे आयनिक रेडाई एंड लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। आप लोग कर्सर की मूवमेंट पे ध्यान दीजिएगा जहां जहां, क्योंकि इससे आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आयनिक रेडाई एंड लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को, जिसमें हम दो सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और रीजन ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को डिफाइन करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एटॉमिक और आयनिक रेडाई क्या होता है। अगर हम इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो एटॉमिक और आयनिक रेडाई इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम और आयन। बट एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमाइन किया जाता है इस तरीके से, जैसे अगर ये आपके मेटेलिक एटम है, दो किसी भी मेटेलिक कंपाउंड में दो नेबर मेटेलिक एटम है और ये इनके बीच में ये जो आपका सेंटर पार्ट है जो किसी भी एटम का न्यूक्लियस को डिफाइन करता है, इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है जिसे हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं। तो इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। और अगर हम जैसे देख सकते हैं इस ग्राफ से क्लियरली कि अगर हम किसी एटॉमिक रेडियस की बात करें, पर्टिकुलर एक एटम की रेडियस की बात करें, तो ये एटम का सेंटर पॉइंट और इसका पेरिफ्री जो कि डिफाइन कर रहा है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स को, और जो सेंटर पार्ट है जो डिफाइन कर रहा है आपका न्यूक्लियस को। तो इसका जो बीच का ये डिस्टेंस है ये इसको डिफाइन करता है आपके एटॉमिक रेडियस को। तो अगर हम इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को, जो इस रेडियस का जस्ट डबल है, अगर इसको हम हाफ करेंगे तो हमें एक एटम का रेडियस मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर हम आयनिक कंपाउंड में बात करें तो ये आपका केटायन और एनायन है। तो इनमें अगर हमें किसी पर्टिकुलर एक केटायन या एनायन का रेडियस पता हो तो हम इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस से एक केटायन और एनायन की डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें केटायन या एनायन का रेडियस पता चल जाएगा। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटली इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का, कंपाउंड का एटॉमिक या आयनिक रेडाई डिटरमाइन किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जैसे इसका ये नेम है कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होना यानी कि सिकुड़ना, छोटा होना। तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है आपका, जो लैंथेनम से जब हम ल्यूटीशियम की ओर मूव करते हैं तो इनका एटॉमिक साइज स्टेडिली डिक्रीज होता है, बहुत स्मूथली डिक्रीज होता है। इसी को हम लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो ये आपका एटॉमिक साइज का लैंथेनाइट, ये आपके लैंथेनाइट कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, और ये आपका रेडाई है, आयनिक रेडाई है Ln+3 आयन का। तो अगर हम इसमें देखते हैं, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका लैंथेनम, इसका रेडाई देखते हैं तो वो आपका इसका रेडियस देखते हैं तो ये अराउंड आपका 117 pm है। और जो इसका लास्ट एलिमेंट है ल्यूटीशियम, अगर हम इसका रेडियस देखते हैं ये अराउंड 98 pm है। तो इस ग्राफ से अगर हम देख रहे हैं तो ये स्मूथली डिक्रीज हो रहा है लैंथेनम से ल्यूटीशियम में आने तक। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का जो मेन रीजन है वो है आपका पुअर शील्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन। तो इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। इसको हम एक पिक्चर के थ्रू शो करेंगे। ये हमारा बीच में न्यूक्लियस है जिसको पॉजिटिव चार्ज से डिफाइन करते हैं हम, क्योंकि इसमें प्रोटॉन है, और ये आपका इनर शेल है और ये आपका वैलेंस शेल है। तो इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच, जो न्यूक्लियस है इसके बीच में ये जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं,
अगर हम यहाँ पे को देखते हैं तो इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस और को इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है, शील्ड कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं शील्डिंग। और इस शील्डिंग के कारण इस न्यूक्लियस के चार्ज को ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बहुत कम फील कर पाता है, बहुत कम न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट कर पाता है। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि आपकी sp ऑर्बिटल्स में या d ऑर्बिटल्स में ये शो होती है। अगर हम इस इन इलेक्ट्रॉन्स की, इन दो इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस स्ट्रांगली अपनी ओर पुल कर रहा है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस और इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं आ रहा है। तो इसे हम बोलते हैं पुअर शील्डिंग, जो कि 4f सबशेल के इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। तो अब हम आते हैं कि क्यों 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्डिंग को शो करते हैं। उसका रीजन ये है इन ऑर्बिटल्स का शेप। जो f ऑर्बिटल का जो शेप होता है ये डिफ्यूज्ड शेप होता है। जैसे हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये d ऑर्बिटल्स हैं जो कि डबल डबल शेप्ड होते हैं, और ये आपके f ऑर्बिटल्स हैं। तो डिफ्यूज्ड शेप कहने का मतलब ये है कि इनका शेप काफ़ी एक्सपेंडेड शेप होता है, यानी कि फैला हुआ शेप है, जिसके कारण अगर जहाँ जितना भी ये आपको इस तरीके से पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन जगह पे इलेक्ट्रॉन हम फाइंड कर सकते हैं। किसी भी ऑर्बिटल का शेप उसी के अकॉर्डिंग होता है, जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के हमें मिल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन जगह पे मिल सकते हैं, इन जगह पे मूव कर सकते हैं। तो ये अगर हम इस पिक्चर से थोड़ा समझे तो जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका, इसके पास ज़्यादा स्पेस है मूव करने के लिए, तो इस वजह से ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ज़्यादा इंटरफियर नहीं करते हैं, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में पुअर शील्डिंग को शो करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। अगर हम देखते हैं जैसे जैसे हम एटॉमिक साइज हमारा बढ़ता रहता है वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन पे जो शील्डिंग इफेक्ट है 4f इलेक्ट्रॉन की वो इंक्रीज नहीं होती है, और इस वजह से लैंथेनम से ल्यूटिशियम की ओर मूव करने पर आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इसमें हम 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे मेनली। हाई डेंसिटी ऑफ पोस्ट लैंथेनाइट एलिमेंट्स, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे ये 2 और 3 इनको हम सबस्क्रिप्ट में डिफाइन करते हैं, सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइट्स और कुछ मिसलिनियस प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाई डेंसिटी ऑफ पोस्ट लैंथेनाइट एलिमेंट्स। पोस्ट लैंथेनाइट एलिमेंट्स यानी कि जो हायर एटॉमिक नंबर वाले हमारे लैंथेनाइट एटम हैं जो कि ल्यूटिशियम की ओर हैं, उनका एटॉमिक साइज, जैसे हमने अभी लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा, जब हम लैंथेनम से ल्यूटिशियम की ओर बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। इस वजह से जो पोस्ट लैंथेनाइट एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक साइज बहुत छोटा हो जाता है। तो एटॉमिक साइज छोटा होने के कारण उनके किसी भी, अगर हम मेटेलिक लेटिस की बात करते हैं तो उसमें एटम काफ़ी क्लोजली एक दूसरे के क्लोजली अरेंज्ड होंगे, तो जिस वजह से काफ़ी वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, डेंस्ड हो जाएंगे और उन मेटेलिक लेटिस की डेंसिटी बढ़ जाएगी। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर हम देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं तो सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट की जो डेंसिटी है वो स्लाइटली हायर होती है देन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से। लेकिन अगर हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की डेंसिटी और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं तो द डेंसिटी ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज ऑलमोस्ट डबल देन सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ये ऑलमोस्ट डबल होती है। उसका रीज़न भी क्या है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। उसको और अच्छे से क्लियरली अगर हम समझते हैं इस ग्राफ के थ्रू, इस पीरियोडिक टेबल के थ्रू, ये आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये सेकेंड और ये आपका थर्ड।
अगर हम फर्स्ट जो स्कैनेडियम और जिंक से लेके है, और आपकी जो सेकंड है इट्रियम से कैडमियम तक, और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है तो हाफनियम से मरकरी तक। अगर हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में देखते हैं तो इससे पहले हमारे लैंथेनाइड एलिमेंट्स आ जाते हैं, यानी कि यहाँ से 4s सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करना स्टार्ट कर देता है। तो इस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट का एटॉमिक साइज भी छोटा हो जाता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो इस वजह से ये इनकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसी वजह से आपका जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है इससे इसकी डेंसिटी जस्ट डबल हो जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। अगर हम लैंथेनाइड ऑक्साइड यहाँ पे को अगर ये जो 2 और 3 है इसको हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो बेसिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो बेसिसिटी, अगर हम हाइड्रोक्साइड के केस में बेसिसिटी की बात करते हैं तो जैसे जैसे जितनी इजीली आपका OH आयन रिलीज होगा आपकी बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा बेसिसिटी को डिफाइन करते हैं लुईस बेस के फॉर्म में। लुईस बेस के अकॉर्डिंगली जितना जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एटम डोनेट, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो उतना ही अच्छा बेस होता है। तो अगर हम लैंथेनाइड ऑक्साइड की बात करते हैं तो जैसे जैसे आपका एटम का साइज घटता जाएगा बेसिसिटी घटती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता जाएगा, और इसी वजह से आपका एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है। तो इस वजह से जैसे जैसे हम लैंथेनम से लुटीशियम तक में जाते हैं तो जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज होती है। इसी वजह से जो लैंथेनाइड जो ऑक्साइड होगा उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, और जो लैंथेनाइड लुटीशियम ऑक्साइड होगा उसकी बेसिसिटी कम होगी। अगर हम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं फेजान्स रूल से। फेजान रूल के अकॉर्डिंगली जैसे हम जब आप एटम किसी भी केटाइन का जो साइज है अगर वो छोटा होता है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने का मतलब है उसका आयनिक कैरेक्टर कम होता है, और अगर आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो OH आयन को रिलीज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस वजह से जब हम लैंथेनाइड सीरीज में आगे बढ़ते हैं एटॉमिक साइज उनका छोटा होता रहता है, तो जो लैंथेनाइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन है इनका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता रहता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने के कारण जो आपका लुटीशियम हाइड्रोक्साइड है वो इसी वजह से लीस्ट बेसिक होता है, और लैंथेनम हाइड्रोक्साइड में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, इसी वजह से ये आपका मोस्ट बेसिक होता है। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो लैंथेनाइड्स की जो प्रॉपर्टीज में स्मॉल वेरिएशंस आता है, उस स्मॉल वेरिएशन के बेसिस पे ही हम इनको सेपरेट करते हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और बेसिसिटी डिफरेंसेस के बेसिस पे, जिन्हें हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट मिसलिनियस प्रॉपर्टीज। तो इसके हम कुछ मिसलिनियस रैंडम प्रॉपर्टीज, रैंडम कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के। जैसे हम देखते हैं सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जिरकोनियम और हाफनियम के केस में, और नियोबियम और टेंटेलम के केस में। तो इस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इन दोनों एटम का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, और सिमिलर साइज होने के कारण इनकी काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं काफ़ी एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं, काफ़ी सिमिलर होती है। अगर इसे हम और अच्छे से पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखते हैं तो ये आपकी पोजीशन है जिरकोनियम की, जो कि आपकी 4D ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, और ये पोजीशन है हाफनियम की, जो कि आपका 5D ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। और यहाँ से आपका लैंथेनाइड एलिमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट इन एलिमेंट्स पे पड़ता है, जिसके कारण इनका एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। जैसे आपको पता है कि जब ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इन जनरल एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, बट यहाँ पे को लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हाफनियम और टेंटेलम का
एटॉमिक साइज रेस्पेक्टिवली जिरकोनियम और नियोबियम के बराबर होता है। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हम इट्रियम को देखते हैं, इट्रियम आयन को, जो कि 4D ट्रांजिशन सीरीज का है, और आपका अर्बियम जो कि लैंथेनाइट सीरीज का है, इनकी एटॉमिक साइज काफ़ी सिमिलर होते हैं, जो अराउंड 0.93 एंगस्ट्रॉम है एंड 0.96 एंगस्ट्रॉम है। तो इस वजह से जो इट्रियम है ये पोस्ट लैंथेनाइट एलिमेंट्स के साथ मिलता है नेचुरली, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज इनसे काफ़ी रिजेंबल करता है। तो ये इस यहाँ फुली आज आपको आज का लेक्चर हमारा समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।